Welcome to today's video, which is about GIT pathology. And in this video, we are going to cover almost all important topics of GIT pathology that are important in context of FCPS Part 1 preparation. So without wasting any more time, let us just start. तो क्योंकि ये रिमार्केबल रैपिड रिवीजन सेशन है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं हम वो डिस्कस करेंगे और आगे चलते जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल पैथोलॉजीज़ को और ओरल पैथोलॉजीज़ में भी बेसेट सिंड्रोम को। तो आप याद रखें कि सिंड्रोम इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स जब आएंगे तो उसको कलेक्टिवली हम एक सिंड्रोम बोलेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बेसेट सिंड्रोम, तो इट मीन्स देयर आर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो वो देखते हैं। बेसेट सिंड्रोम इज़ बेसिकली अ ट्राइड। अब ये ट्राइड किस चीज़ का है? फर्स्ट ऑफ ऑल, recurrent oral ulcers, genital ulcers, and uveitis। तो जब ये तीन सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, then we can say that the patient is suffering from Behcet syndrome। आगे बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी। सो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा is the most common malignancy of oral cavity। And it usually affects the tongue। Risk factors include smoking, alcohol, and human papilloma virus 16। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की प्रिकर्सर लीजन्स हैं ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। Topic is salivary gland tumors। So let us jump straight to the business। salivary glands में जो पेरोटिड ग्लैंड है इसके ट्यूमर्स आर टेंड टू बी बिनाइन। इसके अलावा जितने भी salivary glands हैं, चाहे वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो, चाहे वो सबलिंगुअल ग्लैंड हो या दूसरे माइनर ग्लैंड्स हों, दे आर टेंड टू बी malignant और मोर लाइकली टू बी malignant। अभी सिंपली हम MCQs पॉइंट देखेंगे। अगर सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन salivary gland ट्यूमर कौन सा है, देन द आंसर इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। If they ask most common benign tumor कौन सा है, then the answer again is pleomorphic adenoma। So second most common benign tumor of salivary glands is Warthin's tumor। If we say most common benign tumor or most common tumor that occurs bilaterally, then the answer should be Warthin's tumor। If we say most common salivary gland tumor in childhood, then the answer should be mucoepidermoid carcinoma। If we say most common cystic tumor or most common cystic benign tumor, then the answer should be Warthin's tumor। If they ask most common salivary gland tumors in smokers, then the answer should be Warthin's tumor। Remember, Warthin tumor is also known as papillary cystadenoma, lymphomatosum। The last point, most common malignant
salivary gland tumor is mucoepidermoid. इसके साथ साथ हमारे ये पॉइंट सारे कवर हो जाते हैं salivary gland tumors के. और just a simple scenario, a chronic smoker and alcoholic having ulcers on the lower lip. तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं कार्सिनोमा के, लेट्स सपोज एज ज़्यादा है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, एनोरेक्सिया की हिस्ट्री है, फिर साथ स्मोकर भी है, अल्कोहलिक भी है, और वो प्रेजेंट कर रहा है विद द अल्सर्स ऑन द लिप, तो इसमें सिंपल सा रूल ये है कि अगर तो ये अल्सर अपर लिप पे है, then it is more likely to be a basal cell carcinoma, so just click it. लेकिन अगर लोअर लिप पे है जैसे हमारे सिनेरियो में है, then it is a squamous cell carcinoma. Now moving forward to the next topic which is achalasia cardia. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी से. Achalasia cardia is degeneration of inhibitory neurons in the myenteric plexus of esophagus. तो you know that myenteric plexus का काम क्या होता है? मोटिलिटी. इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो इनहिबिटरी सिग्नल्स देते हैं, जो कि रिलैक्सेशन करवाते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर डिजनरेशन हो जाती है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की, तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनको रिलीज़ नहीं करेंगे. अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको हार्मोन्स वाले लेक्चर से याद होगा कि यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोक्राइन था, एंड दैट वाज VIP. सो VIP और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, जो कि करवाते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स. न्यूरॉन्स की डिजनरेशन हो जाती है तो VIP और नाइट्रिक ऑक्साइड दे आर नॉट रिलीज्ड, और जब ये रिलीज़ नहीं होंगे तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं करेगा. सो आई कैन राइट इट हेयर, if there is a degeneration of the inhibitory neurons in the myenteric plexus of the esophagus due to which there is no VIP and no nitric oxide, so eventually there will be failure of lower esophageal sphincter to relax. So far so good. So the primary cause of achalasia is idiopathic. So idiopathic, that we do not know exactly the cause, but the secondary association is with Chagas disease, which is caused by a parasite known as Trypanosoma cruzi. So CH for Chagas disease and CH for achalasia. तो एक्लेशिया जो है इट्स अ प्री मेलिग्नेंट लीजन. प्री मेलिग्नेंट लीजन कौन सी लीजन होती है? विच विल इवेंचुअली लीड टू मेलिग्नेंसी. सो ये प्री मेलिग्नेंट लीजन है. सो अगर एक्लेशिया लंबे अरसे तक रहता है और ट्रीट नहीं किया जाता तो इट विल लीड टू कैंसर. अब एक बात याद रखें, देखें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर अब रिलैक्स नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि जो भी खाना खा रहे हैं वो हम उसको निगल नहीं पा रहे. सही है. सो इट मीन्स दैट इट प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया. अब डिस्फेजिया के बारे में याद रखें कि अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिस्फेजिया होता है तो सॉलिड्स तो नहीं खा पाएंगे, बट विल बी ईजीली एबल टू टेक लिक्विड डाइट. लेकिन द डिस्फेजिया ऑफ एक्लेशिया इज़ अ प्रोग्रेसिव वन, कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा, and it is to both solids and liquids. So एक पिक्चर आप देख रहे हैं, this is the picture taken after a barium swallow. तो इस साइन को we call bird's beak appearance. So this right here is a bird's beak appearance. लेकिन डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट है वो है मैनोमेट्री. सो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड या डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछा जाए,
then the answer will be manometry. But अगर characteristic sign के बारे में पूछा जाए then it is bird's beak appearance on the barium swallow. So manometry basically measure करती है pressures को. तो जब manometry करेंगे तो there will be increase lower esophageal sphincter tone and will also find absence peristalsis. सो सिंपली अगर मैं इसको 3 वर्ड्स में या 3 पॉइंट्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा तो पहला पॉइंट होगा degeneration of the inhibitory neurons in the myenteric plexus. Number 2, lower esophageal sphincter, increase in the lower esophageal sphincter tone. And number 3, absence peristalsis. So gold standard is manometry and characteristic sign is bird's beak appearance. So a little question here. Achalasia is due to the defect in. So option 1 mucosa, no. Option B sympathetic nervous system, no. Option C parasympathetic nervous system, no. So option D and E can be confusing, myenteric nerve plexus और mesenteric nerve plexus. तो आपने याद किया हुआ है कि जो mesenteric nerve plexus है डबल एस से it is for secretions और myenteric nerve plexus है it is for motility. तो क्योंकि प्रॉब्लम इज़ विद द मोटिलिटी तो अगर हमें भूल भी जाता है तो वी कैन ईजिली मार्क myenteric nerve plexus. द नेक्स्ट टॉपिक इज एसोफेजाइटिस और ये बचपन से हमने पढ़ रखा है कि ITIS जिसके साथ भी आता है इट इज़ फॉर इन्फ्लेमेशन. सो अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ खाएंगे इफ़ यू वांट टू स्वेलो समथिंग तो हमें पेन भी होगी. सो पेनफुल स्वेलोइंग को बोलते हैं ओडाइनोफेजिया. सो एसोफेजाइटिस विल प्रेजेंट एज ओडाइनोफेजिया. वैसे भी इन्फ्लेमेशन का साइन होता है पेन. सो अभी एसोफेजाइटिस की बहुत सी टाइप्स हैं बट आई एम इंटरेस्टेड इन इन्फेक्टिव और इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं. So first of all I would like to tell you that most common cause of infectious esophagitis is candida. Most common is candida and candida presents as pseudo membranes. So white color की pseudo membranes दिखाई देंगी. Another organism is herpes simplex virus 1. अगर इसकी वजह से esophagitis होगा then we will see punched out ulcers. And third important one is cytomegalovirus. अगर cytomegalovirus की वजह से esophagitis होगा then we will see linear ulcers. तो ये वो हाई यील्ड पॉइंट हैं कि जो आपने याद रखने हैं. आगे अगर मूव करें तो वी हैव प्लमर विंसन सिंड्रोम. तो अब अगेन सिंड्रोम है तो इसका मतलब है अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे. तो प्लमर विंसन सिंड्रोम भी इट्स अ ट्राइड. अब ये ट्राइड किस चीज़ का है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्फेजिया, नंबर 2 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड 3 इसोफेजियल वेब्स. सिंपली ये 3 चीज़ें अगर होंगी तो वी कैन डायग्नोस द केस एज प्लमर विंसन सिंड्रोम. लेकिन एग्ज़ाम में इतना इजीली ये क्वेश्चन नहीं आता. तो देखें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्फेजिया अगर क्लियर कट वर्ड्स में ना भी लिखा हो, अगर डिस्फेजिया की जगह वेट लॉस आ जाए, ज़ाहिरी बात है अगर किसी को डिस्फेजिया है तो वो खाना नहीं खाएगा और इवेंचुअली वो वेट लॉस की तरफ चला जाएगा. और यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जगह अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि HP भी कम है, MCV भी कम है, MCH भी कम है, ठीक है. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और साथ इसोफेजियल वेब्स आ जाएं, व्हाट आर इसोफेजियल वेब्स? इसोफेजियल वेब्स आर वेरी थिन मेम्ब्रेन्स जो कि पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं और नैरो करती हैं ल्यूमन को. तो नैरोइंग ऑफ ल्यूमन. अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड डायग्नोस इट एज प्लमर विंसन सिंड्रोम. सो जस्ट टू टेल यू कि एग्जाम में इट इज़ नॉट वेरी सिंपल. तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं दे आर लुकिंग वेरी सिंपल राइट हेयर, बट इसको आपने कोरिलेट करना है कि जब आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा. सो अगर सिंपली डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इसोफेजियल वेब्स आ जाए देन यू विल मार्क प्लमर विंसन, बट ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड इन अदर वेज एज वेल.
तो सिंपली ये बात बताना मकसद थी। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द डिस्टल एसोफेजियल स्पैज्म। अब डिस्टल एसोफेजियल स्पैज्म को मैं लिखना इसलिए चाह रहा था यहाँ पे, या क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे, जस्ट टू टेल यू अबाउट वन वर्ड जो कि मैं चाहता हूँ कि आप शुरू में ही याद कर लें। दिस इज कोक स्क्रू इसोफेगस। सिर्फ इस वर्ड की वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो डिस्टल एसोफेजियल स्पैज्म में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस स्पैज्म हो जाता है, बट अगर हम मैनोमेट्री करते हैं तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इंटैक्ट होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है। सो जस्ट टू टेल यू अबाउट दिस वेरी टर्म, इसलिए मैंने इसको इस लेक्चर में डाल दिया। सो इसमें थोड़ा सा फिर और भी देख लो, अभी लिख ही दिया है। तो साइन एंड सिम्टम्स आर angina like and may present as dysphagia. So corkscrew appearance या corkscrew esophagus बेरियम मील में मिलेगी या बेरियम swallow में। अगेन डायग्नोस्टिक इसका भी मैनोमेट्री है। सो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस स्पैज्म होगा और साथ अनकोऑर्डिनेटेड पेरिस्टालसिस। चलते हैं बेरेट्स एसोफेगस पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एसोफेगस, बेरेट्स एसोफेगस समझने से पहले जस्ट टू रिवाइज द एपिथेलियम फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, यू नो व्हाट्स द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियम क्या होती है? यस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। और बाकी इंटेस्टाइन की एपिथेलियम क्या होती है? यस, नॉन सिलिएटेड columnar or simple columnar epithelium with goblet cells. So Barrett esophagus is basically a metaplasia where normal epithelium of esophagus, which is stratified squamous non-keratinized, is converted into intestinal epithelium, which is non-ciliated columnar epithelium with goblet cells. So ऐसा हो क्यों रहा है? ड्यू टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। जब बहुत ज़्यादा एसिड, बिकॉज एसोफेगस की जो एपिथेलियम है, इट इज़ कि इसने जो बॉलस आ रहा है फूड का, उसने बार बार इसको टच करना है, बार बार इसको डैमेज करना है और उसने इसको दोबारा से रीजनरेट करना है। दैट इज़ वाई यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम है। और जो स्टमक में और इंटेस्टाइन में नीचे जो एपिथेलियम है, इट इज़ कोलमनर एपिथेलियम, बिकॉज इट हैज़ टू डील विद द एसिड। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग एपिथेलियम चाहिए। तो जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो रही है तो बहुत सारा एसिड स्टमक से इसोफेगस में जा रहा है, ड्यू टू द रीज़न कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल एपिथेलियम will undergo metaplasia and is converted into non-ciliated columnar epithelium. So याद रखें, whenever there is gastroesophageal reflux disease, it will lead to Barrett's esophagus, and Barrett's esophagus is a pre-malignant lesion which will eventually lead to adenocarcinoma of esophagus. So to solve this scenario, स्क्वेमोकोलमनर एपिथेलियम, तो स्क्वेमोकोलमनर स्क्वेमस से है, कोलमनर जो बाद में कोलमनर में चेंज हो गई है, प्रेजेंट 3 सेंटीमीटर अबव द कार्डियक एंड ऑफ द इसोफेगस इज इट नॉर्मल वेरिएंट, इज एन एसोफेजियल कार्सिनोमा, बेरेट्स एसोफेगस और स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि नॉर्मल वेरिएशन जो है वो 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो कार्डियक एंड है, यानी कि जहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ख़त्म हो रहा है, तो उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर तक नॉर्मल वेरिएशन हो सकती है। कि अगर यहाँ तक अगर इंटेस्टिनल एपिथेलियम आ भी जाए, देन वी कैन से कि इट्स अ नॉर्मल वेरिएशन। लेकिन जैसे ही 2 सेंटीमीटर से ऊपर, जैसे कि 3 सेंटीमीटर पे जाएंगे, देन इट इज़ ऑफ कोर्स बेरेट्स एसोफेगस विच इज़ अ मेटाप्लेजिया। तो एडिनो एसोफेजियल कार्सिनोमा नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो यहाँ पे ज़्यादा एज है, ना कार्सिनोमा के कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो वी कैन नॉट से कि एसोफेजियल कार्सिनोमा है। सो द मोस्ट लाइकेबल आंसर हेयर इज बेरेट्स एसोफेगस।
तो नेक्स्ट अप वी हैव इसोफेजियल कार्सिनोमा। तो इसोफेजियल कार्सिनोमा ज़री बात है जब भी आएगा तो इट विल कम एज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोमा, जिसमें एज ज़्यादा होगी, कोई वेट लॉस की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो वो जो साइन एंड सिम्टम्स कार्सिनोमा के होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसोफेजियल कार्सिनोमा के हवाले से है ना, इसमें होगा प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। अब प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है तो सिनेरियो में बड़ा क्लियर कट लिखा होगा कि फर्स्ट ही वाज अनएबल टू टेक सॉलिड फूड। तो फर्स्ट देयर वाज अ डिस्फेजिया टू सॉलिड फूड, बट नाउ ही इज़ अनएबल टू टेक लिक्विड फूड एज वेल। तो ये टिपिकल सा सिनेरियो में ये चीज़ आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसोफेगस के पास आउटर लेयर नहीं होती सिरोज़ा की, तो इसोफेगस लैक्स सिरोज़ा। जब सिरोज़ा नहीं होगी इसका मतलब ये है कि ट्यूमर की एक्सटेंशन जो है वो बहुत रैपिड होगी। दैट इज़ वाई एसोफेजियल कार्सिनोमा हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस, क्योंकि जब ये डिटेक्ट होता है तो ये बहुत एडवांस स्टेज में होता है। तो इट इज़ ऑलवेज डिटेक्टेड इन अ वेरी एडवांस्ड स्टेज। यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हैं। वन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है एसोफेगस का, और एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता है। अगर आप ये सीक्वेंस देखें तो जब भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होगा और जब भी बैरेट एसोफेगस होगी हमेशा एडिनो कार्सिनोमा होगा, ठीक है। सो सिंपली whenever there is a gastroesophageal reflux disease leading to Barrett's esophagus which is a metaplasia, तो हमेशा एडिनो कार्सिनोमा होगा। और एडिनो कार्सिनोमा हमेशा लोअर 1/3 का होगा। जाहिर बात है एसिड की वजह से एपिथेलियम चेंज हो रही है तो हमेशा नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमेशा लोअर 1/3 में होगा। जबकि अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और नाइट्रोसामीन्स की वजह से, नाइट्रोसामीन्स होती हैं स्मोक्ड फूड में, यानी कि स्मोक्ड ग्रिल्ड जो आप चिकन या ये चीज़ें खाते हैं तो उसमें नाइट्रोसामीन के एलिमेंट्स होते हैं। सो जब इनकी वजह से अल्कोहल, स्मोकिंग और नाइट्रोसामीन की वजह से हमेशा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर अपर 2/3 में होता है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर वाज अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, नाउ मैस इन द मिडल थर्ड ऑफ द इसोफेगस। तो एक आपने देख लिया कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, हालांकि स्मोकिंग हर तरह का कैंसर करवाती है, बट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिडल थर्ड की बात कर रहे हैं। तो आंख बंद करके आई कैन मार्क स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ मेनिट्राइड्स डिजीज़। सो मेनिट्राइड्स डिजीज़ इज़ बेसिकली हाइपरप्लेजिया ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और हाइपरप्लेजिया हमने देखा है कि इट इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। दिस लीड्स टू हाइपरट्रोफीड रूगी। रूगी आर बेसिकली वो फोल्ड्स हैं जो आपको स्टमक में मिलते हैं। सो जब हाइपरट्रोफीड रूगी होंगे, हाइपरट्रोफीड म्यूकोजा है, तो इट विल रिलीज एक्सेस म्यूकस। तो जब बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा तो इट विल टेक प्रोटीन अलोंगसाइड एंड पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम द प्रोटीन लॉस। अब जब प्रोटीन नहीं होगा तो इवेंचुअली पेरिटल सेल्स की सिक्रीशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी एंड इवेंचुअली देयर विल बी एट्रोफी ऑफ द सेल्स, पेरिटल सेल्स, क्योंकि वो सिक्रीट ही नहीं कर रहे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी एन डिक्रीज इन द एसिड प्रोडक्शन। इन डिक्रीज इन द एसिड प्रोडक्शन को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में एक क्लोर हाइड्रिया भी बोलते हैं और हाइपोक्लोरहाइड्रिया भी बोल सकते हैं। हाइपो थोड़ा कम वाला एलिमेंट है और एक क्लोरहाइड्रिया में बिल्कुल ही अगर ख़त्म हो जाए तो। ऑल्सो टेल यू हेयर दैट दिस डिजीज इज ऑल्सो अ प्री मलिग्नेंट लीजन। सो प्री मलिग्नेंट का मतलब है कि इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर
तो आपने याद रखना है हमेशा एक्लोरहाइड्रिया विल ऑलवेज लीड टू कैंसर अगर ये सस्टेन्ड और प्रोलॉन्ग्ड रहता है। लेकिन अभी ये चीज़ बताने का यहाँ पर जो मकसद था वो एक ये टर्म थी ताकि आपको पता चल जाए कि जब इस तरह की टर्म यूज़ होगी देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस डिजीज़। एंड ऑल्सो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं इसको हम एक निमोनिक फर्स्ट एड में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, दैट इज़ वेव। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं कार्सिनोमा से। सो कार्सिनोमा के सारे साइन एंड सिम्टम्स के साथ अगर हाइपरट्रॉफी ड्रूगी आ जाए तो आपने फिर भी मेनिट्रीज डिजीज़ ही मार्क करना है। सो डब्ल्यू से वेट लॉस, ए से एनोरेक्सिया, वी से वॉमिटिंग, ई से एपिगैस्ट्रिक पेन एंड इवेंचुअली ई से एडीमा। एडीमा क्यों हो रहा है? प्रोटीन लॉस की वजह से। इसी तरह ही जल्दी जल्दी चलते चलते बड़ी आसानी से हम अगला टॉपिक भी कवर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैस्ट्रिक कैंसर। तो गैस्ट्रिक कैंसर की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज़ एडिनोकार्सिनोमा। साइन एंड सिम्टम्स इसके होंगे सारे जो कार्सिनोमा के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए मैंने इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ पे, इट इज़ एकांथोसिस निग्रिकैंस। एकांथोसिस निग्रिकैंस को लेसर ट्रेलेट साइन भी बोलते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि लेसर ट्रेलेट साइन आएगा तो इसका मतलब है एकांथोसिस निग्रिकैंस और इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रिक कैंसर। अब सिंपली थोड़ा सा आगे चलते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर दो तरह का होता है, दिस इज टू टाइप्स। वन इज इंटेस्टिनल टाइप एंड द अदर इज डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टिनल टाइप का जो मोस्ट कॉमन कॉज है इट इज़ एच पाइलोराई, जबकि एच पाइलोराई हैज़ नथिंग टू डू विद डिफ्यूज टाइप। तो जब भी एच पाइलोराई का जिक्र आएगा हमेशा इंटेस्टिनल टाइप होगी। इसके अलावा एच पाइलोराई के बाद इसके दूसरे कॉजेज़ में आ सकता है नाइट्रोसामीन्स, स्मोकिंग एंड जो हमने अभी ऊपर चीज़ पढ़ी ये क्लोर हाइड्रिया यानी कि HCl कम हो गया। सो ऑल दीज कैन लीड टू इंटेस्टिनल टाइप, जबकि डिफ्यूज टाइप में एच पाइलोराई का कोई काम नहीं है। इसके अलावा इट इज़ ड्यू टू ई कैडहेरिन म्यूटेशंस। सो ई कैडहेरिन क्या करती है, इनका काम क्या होता है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ती है। सो जस्ट रिमेंबर कि डिफ्यूज टाइप इज़ ड्यू टू ई कैडहेरिन म्यूटेशंस which will lead to signet shaped cells। अब signet shaped cells क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जिसमें म्यूसिन भर जाता है। सेल इज फिल्ड विद म्यूसिन सो दैट न्यूक्लियस इज पुश टू द पेरिफेरी। इसके अलावा द स्टमक वॉल बिकम्स वेरी थिक। स्टमक वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और लेदरी अपेयरेंस हो जाती है जिसको कहते हैं लेनेटिस प्लास्टिका। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका स्प्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से MCQs बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका स्प्रेड होता है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड पे देन वी कॉल इट विरकोज नोड। अगर इसका स्प्रेड होता है और इसके जो मेट्स हैं ये पहुंच जाते हैं टू ओवरी देन वी कॉल इट क्रूकनबर्ग ट्यूमर। If its spread is to the subcutaneous periumbilical, then we call it Sister Joseph Mary nodule. And last
if it reaches the pouch of Douglas, or we can say rectouterine pouch, it is known as Blummer shelf tumor, and in this case the tumor is palpable on DRE. Moving forward to the next topic, which is gastritis. So gastritis की दो types होती हैं, one is acute and one is chronic. Acute is characterized by erosions, इसमें acutely कोई erosions हो जाती हैं, and chronic is characterized by mucosal inflammation. तो यहाँ पे बहुत से high yield points हैं. So acute के causes में number one is NSAIDs. तो NSAIDs का mechanism of action अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो it is eventually going to decrease prostaglandins and especially the prostaglandin E2. A prostaglandin has a protective action on the stomach. तो जब prostaglandins कम होंगे तो ये protective action भी कम हो जाएगा and it will lead to erosion of the gastric mucosa. Number 2, burns. जब भी burns होंगे तो fluid loss होगा which will lead to hypovolemia. और जब भी hypovolemia होगा तो जब इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं मिलेगा और जहाँ भी म्यूकोजा ने रीजनरेट करना है, जहाँ पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वहाँ पे हमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है सो दैट द सेल्स कैन रीजनरेट. और अगर हाइपोवोलीमिया वाली कंडीशन होती है तो सेल्स जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्लड नहीं मिल रहा. तो उस शॉर्टेज ऑफ ब्लड की वजह से जो म्यूकोजल एस्कीमिया हो रहा है उसकी वजह से जो अल्सरेशन हो रही है उसे बोलते हैं कर्लिंग अल्सर्स. वेरी हाई यील्ड पॉइंट. एंड द थर्ड वन इज ब्रेन इंजरी. जब भी ब्रेन इंजरी होगी देयर विल बी इंक्रीज वेगल स्टिमुलेशन. जब वेगल स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि वेगस नर्व हैज़ अ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन. सो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है तो इसका मतलब है कि इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन and eventually it is going to increase the levels of acid production. So it is going to increase the acid production. जब acid production जो है वो ज़्यादा होगी और protective mechanisms कम होंगे तो इस form of ulcers को हम बोलते हैं Cushing ulcers. So यहाँ पे you need to understand कि NSAIDs can cause erosions, burns can cause curling ulcers, brain injury can cause Cushing ulcers. Chronic gastritis में mucosal inflammation होगी that will lead to atrophy of the mucosa and eventually metaplasia. Atrophy will lead to decrease in the production of acid. और जब एसिड प्रोडक्शन कम होगी हमने कहा था कि इसको बोलते हैं हाइपो और एक्लोरहाइड्रिया. जब एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाएगा फिर क्या होगा कि देन जी सेल्स गेट स्टिमुलेटेड और जी सेल्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे टू इंक्रीज द एसिड सिक्रीशन. सो इवेंचुअली इट विल लीड टू हाइपर गैस्ट्रिनोमा. एंड जहाँ भी मेटाप्लेजिया का वर्ड आ जाए अगर उस कंडीशन को रिवर्स ना करें तो देर आर इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर. सो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस may lead to carcinoma. Now the most common cause of chronic gastritis is again H. pylori. और H. pylori जो इतना सब कुछ करा रही है, पहले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फिर एट्रोफी, फिर एसिड प्रोडक्शन कम करना, फिर हाइपोक्लोराइड्रिया, जी सेल की स्टिमुलेशन, गैस्ट्रिन, हाइपरगैस्ट्रिनोमा. सो इस कैंसर को बोलते हैं माल्टोमा. सो द ट्यूमर कॉज बाय H. pylori is known as maltoma or malt lymphoma.
तो जो माल्टोमा है या मैल्ट लिम्फोमा है, it affects which part of the stomach? It affects the antrum first, because G cells are present in the antrum and then spreads to the body. So एक तो इसमें cause होगी H. pylori chronic gastritis की, and the second cause of chronic gastritis may be autoimmune. Autoimmune का मतलब है कि कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी तो किसी एंटीजन के अगेंस्ट होंगी. सो एंटीजन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे या तो प्रोटॉन पंप के अगेंस्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी पेरिटल सेल्स, या फिर होंगी अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर. सो जब पेरिटल सेल्स के अगेंस्ट या प्रोटॉन पंप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज पेरिटल सेल ने क्या सक्रीट करना है, एसिड, या इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट डायरेक्टली, तो ये दोनों रिलीज होते हैं या फिर फंडस से या बॉडी से. सो आई कैन सम अप हियर कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की साइट है जो कैंसर करवाएगी, इट इज़ एट द फंडस और बॉडी ड्यू टू द लोकेशन, और H. pylori can cause the chronic gastritis and eventually the carcinoma in the antrum. So the next we are moving to the most important topic of this playlist. So peptic ulcer disease. So peptic ulcer disease के लिए this table has been taken from first aid. तो दो तरह के अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड ड्यूडिनल अल्सर्स. अल्सर इज़ बेसिकली ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकोजा. तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपली जिस तरह लिखा है उस तरह इसको देखते हैं. पेन की अगर बात करें तो G फॉर गैस्ट्रिक एंड G फॉर ग्रेटर विद मील्स. तो जब भी खाना खाएंगे देयर विल बी मोर एसिड प्रोडक्शन, एंड ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन की वजह से होगी पेन, जिसकी वजह से ये है कि पेशेंट खाना खाना छोड़ देगा, एवर्जन टू फूड हो जाएगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली वेट लॉस हो सकता है. ड्यूडिनल अल्सर्स के साथ क्या हो रहा है कि इट डिक्रीजेज विद मील, डी फॉर ड्यूडिनल एंड डी फॉर डिक्रीजेज. तो डिक्रीजेज विद मील है तो पेशेंट टेंड्स टू ईट मोर, जिसकी वजह से इवेंचुअली उसको वेट गेन हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट द H. pylori इन्फेक्शन, तो इसमें भी ये अगर बात करें, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना हो, गैस्ट्रिक अल्सर का तो ड्यूडिनल अल्सर का भी, तो यहाँ पे तो इट विल कॉज ड्यूडिनल अल्सर मोर देन दी गैस्ट्रिक अल्सर, बट दोनों में नंबर वन जो कॉज है वो H. pylori इन्फेक्शन ही है. बट अगर दोनों को कंपेयर करना है तो H. pylori कॉजेज ड्यूडिनल अल्सर्स मोर देन दी गैस्ट्रिक अल्सर्स. सो मैकेनिज्म, इसमें भी डिक्रीज म्यूकस प्रोटेक्शन है, इसमें भी डिक्रीज म्यूकस प्रोटेक्शन है, और इंक्रीज एसिड सिक्रीशन भी हो सकती है. सो अदर कॉजेज अपार्ट फ्रॉम द H. pylori इज NSAIDs. NSAIDs will cause gastric ulcers. रीज़न हमने पढ़ ली कि इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होगा तो प्रोटेक्शन कम हो जाएगी स्टमक की, और इवेंचुअली एसिड विल कॉज मोर डैमेज. एंड ड्यूडिनल अल्सर के अदर कॉजेज में आते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, और हमने कहा था ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम इज़ अ गैस्ट्रिनोमा. और एक और बड़ी हाई यील्ड चीज़ हमने इसके बारे में याद की थी कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स has nothing to do with the treatment of gastrinoma. So risk of carcinoma की अगर बात करें तो risk of carcinoma with gastric ulcer is very high and duodenal ulcer is generally benign. तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम बायोप्सी करते हैं मार्जिन्स की टू रूल आउट मेलिग्नेंसी. सो आगे देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हवाले से. सो अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर की, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. सो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज लेसर कर्वेचर. लेकिन कभी कभी लेसर कर्वेचर ऑप्शंस में होता ही नहीं है.
देन वी हैव टू सेलेक्ट एंट्रम। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शंस में हो देन लेसर कर्वेचर इज मोर देन एंट्रम। नाउ विल टॉक अबाउट कि इस अल्सर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन हेमरेज, इट कैन ब्लीड। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन अल्सर। तो अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर की, अब गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ होता है सबसे कॉमन, हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ इन दी लेसर कर्वेचर। तो गैस्ट्रिक अल्सर है इज़ इन दी लेसर कर्वेचर। और जो हमने एनाटमी वाली पूरी हमने एक डायग्राम बनाई थी ब्लड सप्लाई की, तो उसमें हमने देखा था कि लेसर कर्वेचर को सप्लाई करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। तो हमेशा जब गैस्ट्रिक अल्सर ब्लीड करेगा इसकी ब्लीडिंग होगी थ्रू लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सिमिलरली गैस्ट्रिक अल्सर की अगर हम अगर ड्यूडिनल अल्सर की बात करें तो ड्यूडिनल अल्सर मोस्ट कॉमन होता है ड्यूडिनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में, और ये ब्लीड करता है पोस्टीरियरली मोर देन एंटीरियरली। यानी कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडिनम पे जो अल्सर होता है इट टेंड्स टू ब्लीड मोर देन द एंटीरियर पार्ट। और आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के पीछे एक वेसल है जिसका नाम है गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। तो हमेशा जब ब्लीड करेगा ड्यूडिनल अल्सर तो मोस्ट कॉमनली इट इज़ थ्रू द गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर ब्लीड करेगा इट इज़ थ्रू द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज परफोरेशन। सो परफोरेशन में आई फर्स्ट राइट हेयर, अगर ड्यूडिनल अल्सर परफोरेट करता है तो यहाँ पे इसकी सीक्वेंस उल्टी हो जाती है। परफोरेशन के टाइम पे एंटीरियर वॉल की फ्रीक्वेंसी या इट टेंड्स टू परफोरेट फ्रॉम द एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर ड्यूडिनल अल्सर परफोरेट करता है तो ये परफोरेट होके जाएगा इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी में, और एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा तो ये रेफर पेन देगा टू द शोल्डर वाया द फ्रेनिक नर्व। सो नाउ सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है। पोस्टीरियर ड्यूडिनल वॉल अगर रप्चर हो जाए या फिर पेनक्रियाटिक रप्चर हो, या फिर पोस्टीरियर ड्यूडिनल वॉल रप्चर हो जाए या फिर पेनक्रियाटिक रप्चर हो, जो कंटेंट है इट विल मूव टू द स्पेस नोन एज लेसर सैक। लेकिन अगर एंटीरियर ड्यूडिनल वॉल रप्चर हो, जो कि मोस्ट कॉमन होती है ड्यूडिनल के केस में, देन द कंटेंट विल मूव टू राइट सबफ्रेनिक स्पेस और राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस जब when the patient is in supine position, say during surgery or otherwise if he is supine. But it tends to move to right paracolic gutter more than right iliac fossa if the patient is standing or in the erect position. So moving on, we have a scenario here. A patient has a gastric ulcer, the pain of which will be felt in which of the following region? तो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन हमेशा रेडिएट करती है टू द एपिगैस्ट्रियम। टिप ऑफ द शोल्डर पे कब मूव करेगी? जब फ्रीनिक नर्व इन्वॉल्व होगी। व्हेन फ्रीनिक नर्व इज इन्वॉल्व तो कॉमन सिनेरियोज कौन से मिलते हैं? कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस की पेन मूव टू द टिप ऑफ द शोल्डर्स, और एनी पेन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डायाफ्राम। रेडिएटिंग टू द बैक कौन करता है?
पेनक्रियाटिक पेन, अगर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है तो रेफर पेन होगी टू द बैक। आर्म एंड जॉ की मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एम्बिलिकल रीजन में पेन, रेफर पेन जाएगी एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। So next is most common location of gastric ulcer is lesser curvature or lesser curvature in the antrum. So if both are present, you have to mark lesser curvature. So moving on to the next topic, which is upper GI bleed versus the lower GI bleed. तो अपर हम कौन सा लैंडमार्क या क्या रखेंगे कि जिसके प्रॉक्सिमली ब्लीड हो तो अपर जीआई ब्लीड होगी और डिस्टली ब्लीड हो तो लोअर जीआई ब्लीड होगी। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स और इट इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम। Upper GI bleed presents as hematemesis, खून की उल्टी, प्लस माइनस मलीना, कि मलीना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मलीना क्या होता है? मलीना इज बेसिकली ब्लैक टारी स्टूल्स। क्यों? क्योंकि ब्लीड ऊपर से हो रही है और नीचे आते आते जो सारा ब्लड है ये डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से स्टूल का कलर जो है ना बहुत डार्क हो जाता है। सो ब्लैक टारी स्टूल्स। जबकि लोअर जीआई ब्लीड इट प्रेजेंट्स एज हेमाटोकीजिया एंड हेमाटोकीजिया इज अ वेरी ब्राइट कलर्ड फ्रेश ब्लड, क्योंकि सारी बात है वो नीचे से ब्लीड कर रहा है। सो कॉजेज हेमाटोकीजिया के या लोअर जीआई ब्लीड के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, हेमरॉइड्स, फिशर्स, मतलब जो भी लोअर जीआईटी से, एंड अपर जीआई ब्लीड के पेप्टिक अल्सर डिजीज और वेरिशियल हेमरेजेस। सो जो भी अपर जीआई से होगा। सो बस याद रखना है कि हेमाटेमेसिस प्लस माइनस मलीना, थोड़ा सा इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। What is the treatment of choice in upper GI bleed in a patient with ischemic heart disease? So we have octreotide, vitamin K, platelets, heparin and terlipressin. So ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपर GI bleed is actually terlipressin, but it changes to octreotide. So generally we give terlipressin in case of upper GI bleed more than octreotide. So now we will start to discuss about malabsorption syndromes. तो malabsorption syndrome हमने आगे पढ़ने हैं कुछ। तो सबसे पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि व्हाट आर malabsorption syndrome। तो चाहे डाइजेशन का मसला हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का मसला हो, इन एनी केस अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे और जीआईटी फ्लड हो रहा है और अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा, तो इट इज़ नोन एज malabsorption syndrome। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बतानी है कि कोई भी malabsorption हो उसके लिए यू स्क्रीन फॉर फीकल फैट, और उसके लिए जो स्टेन आप यूज़ करते हैं इट इज़ सूडान स्टेन। अब सूडान स्टेन क्या है? इट गिव्स यू ए क्वालिटेटिव मेजर, इट गिव्स यू अ क्वालिटेटिव मेजर टू डिटेक्ट स्टियटोरिया। एंड व्हाट इज स्टियटोरिया? इट इज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द स्टूल्स। gluten sensitivity, it is also known as gluten sensitivity enteropathy or celiac sprue.
इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका मतलब है कि कोई एंटीबॉडीज़ बन रही हैं अपने ही सेल्स के अगेंस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एंटीबॉडीज़ को याद कर लेते हैं। सो 3 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं दैट यू शुड नो। वन इज़ IgA, एंटी TTG और एंटी टिश्यू transglutaminase. Second is anti-endomysial, and the third one is anti-gliadin. Gluten is present in diet and the products like wheat, barley, rye, etc. So whenever gluten is inside the body, inside the intestines, it is converted into gliadin. That is why you can see gliadin here. So इसकी वजह से बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट आर गोइंग टू डैमेज हिज ओन इंटेस्टिनल सेल्स। तो जब इंटेस्टिनल सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो हमें हिस्टोलॉजी फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेमोराइज। तो 3 फाइंडिंग्स मिलेंगी हिस्टोलॉजी में, बट हिस्टोलॉजी में जो 3 फाइंडिंग्स मिलेंगी उससे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हिस्टोलॉजी हमने लेनी किस सेगमेंट की है, करनी किस सेगमेंट की है। सो वो अगर बायोप्सी का पूछा जाता है कि सीलिएक डिजीज़ में बायोप्सी किस पार्ट की करेंगे, तो विल डू द बायोप्सी ऑफ द ड्यूडिनल रीजन। रीज़न बीइंग it primarily affects the distal duodenum and sometimes proximal jejunum as well. So the logic dictates that we should take biopsy from the duodenum. और जो biopsy हम करेंगे इसमें 3 फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। 1, लॉस ऑफ विलाय, या जिसको हम विलस एट्रोफी भी लिख सकते हैं। सेकेंड इज क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, एंड द थर्ड इज इंट्राएपिथेलियल lymphocytosis. Treatment of this disease is simply gluten free diet. अगर सिनेरियो में ऐसा कुछ आ जाए कि ग्लूटेन फ्री डाइट देने से पेशेंट की सिम्टम्स इम्प्रूव की हैं, देन इट इज़ शॉर्ट सीलियक डिजीज़। बट अगर ग्लूटेन फ्री डाइट देने से पेशेंट की सिम्टम इम्प्रूव नहीं होती, देन मोस्ट लाइकली द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज giardiasis. Next malabsorption syndrome is lactose intolerance. So lactose intolerance is due to deficiency of an enzyme known as lactase. So lactose intolerance is due to lactase deficiency, and lactase is produced by brush border cells of intestine. So यहाँ पर whenever patient is subjected to milk or milk products, तो उसकी तबीयत ख़राब होती है। He suffers from bloating, indigestion and other symptoms of malabsorption. So इनका अगर स्टूल सैंपल लिया जाए लैक्टोस इंटॉलरेंस वाले पेशेंट का, then we'll see that the pH of the stool is very low, क्योंकि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे और ये सारा का सारा लैक्टोस को बैक्टीरिया कर देंगे फर्मेंट। दैट नेचुरल बैक्टीरियाज और कॉलोनिक बैक्टीरियाज that are present inside our intestines converts lactose into the fermented form, which decreases the pH of the stool. Moving on to my favorite Whipple's disease, क्योंकि एक सेंटेंस आपने याद रखना है
और इसके हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सोल्व हो जाएंगे। सो विपल डिजीज इज बेसिकली caused by Trophirema vipulae, which is an intracellular, so just repeat after me, intracellular gram positive with Pas positive foamy macrophages in the intestinal lamina propria. So, Whipple's disease is caused by Trophirema vipulae and it is an intracellular gram-positive organism, and we see Pas positive foamy macrophages in the intestinal lamina propria. You just have to memorize this sentence, and to extend this sentence, it leads to CAN. And with by CAN, I mean C for cardiac symptoms, A for arthralgias, and N for neurologic symptoms. So बात ये है, to diagnose this disease we need to take biopsy first, and in the case of Whipple's disease we take biopsy from the jejunum. So celiac disease में हमने duodenal biopsy की थी और यहाँ पर हम Whipple's के केस में jejunal biopsy कर रहे हैं. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आपकी डायग्नोसिस बनेगी इट इज़ थ्रू दी टिश्यू PCR. दिस इज़ द डिज़ीज़ जिसकी ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है. सो फॉर द ट्रीटमेंट वी गिव IV पेनिसिलिन्स प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन for 2 weeks, and then we shift to per oral cotrimoxazole or alternative tetracycline for 1 year. Next up is IBS, which is irritable bowel syndrome. हमेशा इसके सिनेरियो में there will be a middle-aged female with mood disorders. इस सिनेरियो में there will be no structural abnormality in the GIT. And to diagnose this, diagnostic criteria is abdominal pain plus two or more than two of the following symptoms. 1. This abdominal pain has a relation to defecation. 2. Bowel habits are changed. And 3. There is a change in the consistency or form, consistency known as form of stools. So it can be diarrhea predominant, constipation predominant, or mixed type. So moving on to the very important topic, which is inflammatory bowel disease or IBD. There are two important types. One is Crohn's disease and one is ulcerative colitis. So let's just start this topic. So location of Crohn's disease. Crohn's disease can occur in
any portion of GIT. So starting from the start of the alimentary canal to the end of the alimentary canal, any portion of the GIT. But it usually affects the ileum and then colon. It is characterized by skip lesions and it always spare the rectum. So ulcerative colitis, we have ITIS here as well. So it is basically inflammation. So अगर हम इसको कंपेयर करें याद करने की गर्ज से, if Crohn's disease is sparing the rectum, then ulcerative colitis always involve the rectum. If Crohn's disease has skip lesions, it has always continuous lesions. So by skip lesions, I mean, let's suppose if this is the GI tract, if we're talking about Crohn's disease, let's suppose this segment is involved, then this segment is involved, and this is the healthy portion. But whenever we talk about ulcerative colitis, it will start from the rectum and it is going to proceed in a continuous fashion. Next up is gross morphology. So, first thing, Crohn's disease, there is a transmural inflammation. Transmural means throughout the wall, involving the complete wall. So let's suppose if this is the GIT tract, so starting from this, it is going to involve throughout the wall of the GIT. बेशक स्किप लीजन्स हैं, बट जहाँ जहाँ पे वो अफेक्ट कर रहा है, इट विल इन्वॉल्व द कंप्लीट वॉल. तो जब कंप्लीट वॉल को अफेक्ट करेगा तो देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फिस्टुलास. तो अगर रेडियोलॉजी में देखेंगे तो एन इम्पोर्टेंट साइन विच इज़ अ स्ट्रिंग साइन हमें नज़र आएगा, एंड विल सी इट एज कोबलस्टोन म्यूकोजा. जबकि अगर बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा है. So it does not involve the entire wall of the GIT. So let's suppose if this is the GIT, it is only going to affect the mucosa and submucosa with continuous lesions. So radiology में जो साइन मिलेगा, it will be lead pipe appearance. Lead pipe appearance. और इसके म्यूकोजा को we can define it as friable mucosa. So next up we will see कि माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस इनमें क्या हैं. So Crohn's disease shows non-caseating granuloma, जबकि no granulomas are seen in the ulcerative colitis. So talking about complications, एक हमने पहले देख लिया, fistulas, and the other is strictures. जबकि यहाँ पे ulcerative colitis में
टॉक्सिक मेगाकोलॉन, मेगाकोलॉन क्या है ये हम अर्शप्रंग में पढ़ लेंगे, एंड परफोरेशंस। सो सिनेरियो में जिस तरह के सिम्टम्स हैं यू जस्ट हैव टू फाइंड के क्या आंसर बेहतरीन बन रहा है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डायरिया। जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस में वाटरी डायरिया है, बट इट कैन बी ब्लडी। But in ulcerative colitis, the diarrhea is always bloody and painful. उसके बाद है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस। याद रखने के लिए यहाँ पर कोबल स्टोन्स हैं। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज में देयर विल बी किडनी स्टोन्स, gallstones, and here in the case of ulcerative colitis, primary sclerosing cholangitis. अब प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में क्या होता है? देयर इज टर्मिनोलॉजी known as onion skinning and beading of intra and extrahepatic bile ducts. Now ये मैंने क्यों किया ऐसे? Because scenario में what they used to do, they will start giving you the sign and symptoms of ulcerative colitis, और ulcerative colitis के sign and symptoms के साथ they will also mention onion skinning and beading of intra and extrahepatic bile ducts. तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाएगा and eventually they will ask कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है पेशेंट को, and the answer should be primary sclerosing cholangitis. Moving forward, another topic which is Meckel's diverticulum. So when you talk about Meckel's diverticulum is a true diverticulum. तो अगर ट्रू डाइवर्टिकुलम, इफ आई एम राइटिंग हियर ट्रू डाइवर्टिकुलम, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रू डाइवर्टिकुलम का मतलब क्या है। ट्रू डाइवर्टिकुलम का मतलब है कि ऑल जीआई लेयर्स आउट पाउच। सो लेट्स सपोज इफ दिस इज द इंटेस्टाइन और ये उसकी आउट पाउचिंग है। अगर इस आउट पाउचिंग में all the GI layers are available present, then it's a true diverticulum. So true diverticulum is a one in which all the GIT layers outpouch. So example of true diverticulum is Meckel's diverticulum. तो इसका मतलब है कि कोई false भी होना चाहिए। So false diverticulum जब सिर्फ म्यूकोजा and submucosa outpouch करें। तो one such example is Zenker diverticulum. Zenker diverticulum outpouch through a weakness known as Killian triangle. So हम बात करते हैं Meckel's diverticulum की। It is the most common congenital anomaly of GI tract. It is persistence of vitelline duct. It follows रूल ऑफ टू। तो रूल ऑफ टू आपने याद कर लेना है। रूल ऑफ टू में क्या है कि इट इज़ 2 times more common in males than females. It is 2 inches long. It is 2 feet away from ileocecal wall. It
affects 2% of the population, and it presents in first 2 years of life, and it may have two types of epithelia like gastric and pancreatic. सो अगर सिनेरियो में इस तरह की कुछ चीज़ें मिल रही हैं और साथ इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन भी है, देन it is Meckel's diverticulum. And to diagnose Meckel's diverticulum, we perform Meckel's scan by using technetium pertechnetate. So इसको technetium pertechnetate scan भी बोलते हैं. Moving to the next disease, which is Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease is also known as congenital megacolon. It is characterized by absence of ganglion cells in myenteric plexus. Myenteric plexus is also known as Auerbach plexus. Location: distal segment of colon. The function of Auerbach plexus or myenteric plexus is motility और पेरिस्टालसिस. तो जिस सेगमेंट पे यानी कि डिस्टल सेगमेंट ऑफ द कॉलन में जहाँ पे ये गैंग्लियन सेल्स नहीं हैं वहाँ पे मोटिलिटी नहीं होगी एंड इट लीड्स टू ए पेरिस्टालसिस. सो नो मूवमेंट विल बी देयर. सो कॉजेज इसके क्या हैं? कॉजेज फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स टू माइग्रेट. जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को देखेंगे. तो इससे क्योंकि कोई पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, ए पेरिस्टालसिस है, तो जिस सेगमेंट में ये गैंग्लियन सेल नहीं है इवेंचुअली वहाँ पे खाना जमा होता रहेगा, उसमें कोई पेरिस्टालसिस नहीं होगी और वो वहाँ पे डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो दिस इज सिंपली इट. तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि फेलियर टू पास meconium. Meconium is the first stool that the baby pass within 48 hours or simply 2 days of birth. Apart from that, there is a squirt sign. Squirt sign is explosive expulsion of feces. On DRE, we'll find empty rectum, and gold standard to diagnose this is via rectal biopsy, where we'll find a ganglionic segment. One high yield point. Risk for Hirschsprung disease increases with Down syndrome. So it has a strong association with Down syndrome. Now we have another topic, which is intussusception. So intussusception is basically telescoping of proximal bowel into the distal segment. As you can see in this diagram, that the proximal bowel has been telescoped or have moved inside the distal bowel.
The most common site is ileocecal junction, and it presents with intermittent abdominal pain, vomiting, bloody currant jelly stools, sausage shaped mass in the right abdomen, and last but not the least, in radiology you see target sign. So this bloody currant jelly stool, the sausage shaped mass, and target sign is high yield points of this topic. Talking about acute and chronic mesenteric ischemia, it is just like when you are studying your heart. So if I say acute mesenteric ischemia, I mean critical blockage of the blood supply of the intestine. For example, if there is an embolus and it is lodged in SMA. So eventually, as we have already said, it is critical blockage. It means that no blood is available to the intestine. So it is going to cause necrosis. So an important finding in case of acute mesenteric ischemia is abdominal pain. And the characteristic of abdominal pain is that it is out of proportion, like too much to physical findings. So physically आपको फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, बट द पेशेंट को जो पेन हो रही है वो बहुत ज़्यादा है. सिमिलरली अगर क्रॉनिक मेजेंटेरिक इस्कीमिया की बात करें तो इट इज़ जस्ट लाइक इंटेस्टाइनल एंजाइना के उसको वी कैन से कि इंटेस्टिनल हाइपोपरफ्यूजन चल रही है. जिस तरह सेम कंडीशन होती है हार्ट के साथ स्टेबल एंजाइना की फॉर्म में, तो इसमें पेशेंट प्रेजेंस विद पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के बाद एपिगैस्ट्रिक पेन. अब क्योंकि उसे खाना खाने के बाद एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, सो ही विल अवॉइड ईटिंग एंड इवेंचुअली कम्स विद वेट लॉस. So the next up is colonic ischemia. Colonic ischemia सिर्फ एक वर्ड के लिए आई हैव टू ऐड दिस टॉपिक एंड विच इज thumbnail sign. So thumbnail sign is characteristic of colonic ischemia. So basically colonic ischemia होता कब है? उन एरियाज में होता है, we call them watershed areas, कि जहाँ पे परफ्यूजन या ब्लड सप्लाई, वाटरशेड एरियाज कौन से होते हैं? वेयर देयर इज लिमिटेड ब्लड सप्लाई, तो जिसमें द एरियाज दैट आर प्रोन टू ischemia, and these areas are splenic flexure and rectosigmoid junction. But the only thing that I want to highlight here is this thumbnail sign. So moving on to the most important topic of this part of the GIT, which are polyps. So we should know what are polyps. Polyps are basically growth of the tissue within the colon.
So first of all, we are going to classify them on gross morphology or on the basis of protrusion into the lumen. So grossly, they can be flat, they can be sessile or pedunculated polyps, as this is the case of sessile polyp and this is a pedunculated polyp. But most importantly, we classify them histologically. अब हिस्टोलॉजिकली हमने इसके 2-3 पॉइंट्स यहाँ से हमने लेने हैं और वो हमने कवर करने हैं. सो हिस्टोलॉजिकली वी क्लासीफाई देम इनटू नॉन नियोप्लास्टिक एंड पोटेंशियली नियोप्लास्टिक. So the potentially neoplastic polyps are of two types. One is adenomatous, just memorize the name, and the other is serrated. So serrated ones, they are having sawtooth morphology, and adenomatous polyps are of two types, villous or tubular, and villous having more malignant potential. Just memorize this. Moving on to the non-neoplastic ones, important ones are hamartomatous polyps. What is the characteristic of hamartomatous polyp? It is single or isolated. So whenever it is single or isolated, it is non-neoplastic. But whenever they are multiple, for example, when associated with Peutz-Jeghers syndrome, they are numerous, and whenever they are numerous, they are cancerous. So when alone, they are non-neoplastic, and when numerous, as in the case of Peutz-Jeghers syndrome, they are cancerous. They are also associated with another type of syndrome known as juvenile polyposis. So by juvenile, you can understand we are talking about age which is less than 5 years. And these juvenile polyposis has potential to be converted into colorectal carcinoma. The second non-neoplastic polyps are hyperplastic polyps. And hyperplastic polyps are the most common ones. And the location is rectosigmoid. Peutz-Jeghers syndrome is an autosomal dominant syndrome. Juvenile polyposis is an autosomal dominant syndrome. And just one last thing about polyps. FAP, familial adenomatous polyposis. It is again autosomal dominant, and it is due to mutation of APC genes. Important thing, they have 100% potential to progress to colorectal carcinoma. So once a person is diagnosed with FAP, there are 100% chances that he is going to get colorectal carcinoma. So this was all about polyps. Now we're moving to the next topic, which is Lynch syndrome. Lynch syndrome is also known as HNPCC, which is hereditary non-polyposis colorectal carcinoma.
It is again autosomal dominant, and it is due to the mutation of MLH1 or MSH2 genes. They have 80% risk to be converted into colorectal carcinoma, and they are associated with other types of familial carcinomas like endometrial, ovarian, and skin cancers. So, moving on to this scenario, a young female develops endometrial carcinoma. Mother died of the same disease, and brother diagnosed as a case of colon carcinoma. Which gene is mutated in this family? So, this is a case of Lynch syndrome, and you know that there are two types of genes that may be get mutated in this case. Either it is MLH1 or it is MSH2, and the option C is right answer. Moving on to a few points about colorectal carcinoma. The most common location of colorectal carcinoma is rectosigmoid. After rectosigmoid, it is ascending colon, and after ascending colon, it is descending. So from here we have understood that most common site of colorectal carcinoma is rectosigmoid. So one high yield point, it mostly presents with इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो सीवीएस में हमने पढ़ा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑन पिक्चर ऑफ, कि अगर क्लिनिकल पिक्चर बन रही है किसी भी कार्सिनोमा की, द ऑर्गेनिज्म इन दैट केस वुड बी यस गैलोलिटिकस और एस बोविस. If we do barium enema of a patient with colorectal carcinoma, then we can see apple core lesion. Tumor marker for colorectal carcinoma is chorioembryonic antigen. Monitoring of the disease can also be done via CEA, but CEA cannot be used for screening purposes, and for screening we perform colonoscopy. Thank you so much.